एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। ठीक, वायुमंडलीय के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। सामान्य तौर पर क्या है कि किसी स्थान पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, जनरली यही होगा। सामान्य तौर से किसी स्थान पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, बट ये हमेशा नहीं होगा। पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से स्टेबल मेजर एयर प्रेशर बेल्ट फायदा पेटियां। ठीक, 7 पक्का। हाँ, ये 0 डिग्री के ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, बोथ इन द बोथ हेमिस्फीयर। अब 5 डिग्री उत्तर दक्षिण। अब यहां पर क्या है कि पूरे वर्ष सनरेज वर्टिकल होती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस वजह से कि यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। और जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, लो प्रेशर बेल्ट। अब इसका नाम क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। भूमध्य रेखी निम्न वायु दाब पेटी या विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी बोलते हैं, इसे डोल्ड्रम बेल्ट भी बोलते हैं। एक दूसरी बेल्ट है 30 और 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30-35। इससे सभी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बाद 50 और 55 डिग्री पर सभी पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैटेगरी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, में 2 बेल्ट ऐसी हैं, एक तो इक्वेटोरियल ये वाली और एक पोलर बेल्ट। ये कैसे हैं, थर्मल इंड्यूस हैं, तापजन्य। ताप की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तापजन्य बेल्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। पूरे वर्ष सनरेज यहाँ पर वर्टिकल होती है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर प्रेशर लो होता है। ठीक, अब यहाँ से एयर क्या करती है, यहाँ से एयर उठेगी। देखो, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जब नीचे रखोगे, यहाँ जब एयर उठेगी, जैसे गर्म होगी, सनरेज वर्टिकल आएगी तो वहाँ की एयर गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद वो कन्वेक्शनल करंट रूप में ऊपर उठेगी और ये तब तक उठती रहेगी जब तक उसके सराउंडिंग एयर, उसके आसपास के एयर से ठंडी नहीं हो जाएगी, तब तक ऊपर उठेगी। और जब सराउंडिंग एयर के आसपास के एयर के बराबर इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां पर ये क्या होगा, ऊपर उठना बंद कर देगी, फिर ठंडी और भारी होकर कहीं ना कहीं बैठेगी। अब यहाँ से एयर जब ऊपर उठी, ऊंचाई पर जा रही है, धीरे धीरे जो है सामान्य ताप पतन दर हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तापमान कम होने लगेगा और धीरे धीरे जो है इसके जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ये क्या ठंडी और भारी होकर बैठना शुरू करेगी। जब ये ठंडी और भारी होकर बैठेगी तो इन द बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में, ये 30 और
35 डिग्री पर आकर बैठेगी। जब यहाँ पर बैठेगी तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है, एयर ठंडी होकर बैठ रही, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो विंड क्या हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने लगेगी। अब फिर यहाँ एयर गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी, एक साइकिल चलेगी। साइक्लोन ने बताया था कि सरफेस पर अगर कहीं पर लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब दो विपरीत दिशा से हवाएं आके मिल रही हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या दिखेगा, ये डाइवर्जेंट, वायुमंडल में ये चीजें डाइवर्जेंट दिखेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। वहां पर कन्वर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट किसकी कंडीशन बताता है, साइक्लोनिक दशा को बता रहा है। सरफेस पर साइक्लोन, तो एटमॉस्फेयर में डाइवर्जन, अंदर से हवा बाहर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो वर्ष में सिर्फ 2 महीने छोड़ दिया जाए, जनवरी और फरवरी में। पूरे वर्ष यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन लो प्रेशर इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एयर यहाँ पर बैठ रही है हैवी बैठती है, और जो टेम्परेचर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता इसकी तुलना में, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसके बाद जैसे बताया कि ये वाली बेल्ट और ये वाली, ये दोनों तो कैसे हैं, थर्मल इंड्यूस हैं, तापजन पेटियां हैं। पर 2 बेल्ट ऐसी हैं कि जो डायनेमिक इंड्यूस हैं, गतिजन बेल्ट हैं। तो ये जो दोनों गतिजन बेल्ट हैं, ये पहले तो थर्मल इंड्यूस गति, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर मूवमेंट की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक, ऊपर से जो एटमॉस्फेयर से जो एयर आकर यहाँ पर बैठ रही है। अब यहाँ पर कुछ एयर इस तरफ आएगी और कुछ एयर इस तरफ जाएगी, इस तरफ जा रही है, और ये लो प्रेशर है तो ऊपर से भी आएगी। तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ पर कोरियालिस फोर्स ज्यादा प्रभावशाली रूप से काम करता है, जिस वजह से यहाँ की हवा को, एयर को अपलिफ्टमेंट कर देता है, उठा देता है। जब हवा यहाँ से ऊपर उठ जाती थी, ये क्षेत्र खाली हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है या निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। यहाँ से हवा ऊपर गई, ऊंचाई जाएगी, धीरे धीरे सेम कंडीशन में ये भी ठंडी और भारी होगी, और जब ठंडी और भारी होगी तो ये भी 2 डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो ये आके एक डायरेक्शन की ऊपर वाली एयर पोलर रीजन में बैठेगी, इस वजह से यहाँ पर और हाई प्रेशर, ठंडी भारी हो रही तो और ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इधर वाली एयर आकर इस पर ठंडी भारी होकर बैठेगी 30-35 पे, यहाँ और ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ये बात समझ में आई। अब ये जो सेल बनी है, आप देखोगे ऊपर नीचे क्या है, एक इस तरफ आ रही है और दूसरी इस तरफ, इससे क्या है, एक सेल बनी, प्रॉपर एक सेल। तो इस सेल को क्या बोलते हैं, हैडली सेल। यहाँ ऊपर पोलर, ये ऊपर नीचे मतलब एक कोई भी लॉन्गिट्यूड होगा, कोई भी देशांतर रेखाएं हैं तो ऊपर नीचे ये सेल्स बनेगी, चाहे वो हैडली सेल्स हो, चाहे फेरल हैं, चाहे पोलर। एक बार एक क्वेश्चन मेंस में पूछा था से रिलेट करके, इस चीज के ध्यान रखना कि जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट है उसके ऊपर सरफेस पर अलग कंडीशन क्रिएट होगी और वायुमंडल में जो है अलग कंडीशन क्रिएट होगी। ऊपर वायुमंडल में ये 3 सेल बनेगी। चीज और देखो, अगर ये समझ रहे हो ना तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे साइक्लोनिक कंडीशन, ऊपर एंटी साइक्लोनिक। यहाँ पर हाई प्रेशर है, वहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ऊपर साइक्लोनिक। फिर इसके ऊपर चलते हैं, नीचे हाई प्रेशर, ठीक, ऊपर लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर की वजह से मान लो, कल्पना करो ये इधर मुल्क उधर भी होता है तो ये आपस में मिलते हैं, तो ये डायरेक्शन, ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ तक पीछे क्लियर। अब देखो इसमें क्या है कि शिफ्टिंग बेल्ट, पहले तो ये समझ लो। तो शिफ्टिंग बेल्ट में सामान्य तौर से क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है 24
7 समझ लो, या 24/365 डेली अर्थात घूम रही है 24 घंटे। तो क्या हो रहा है, डे एंड नाइट। लेकिन जब वो परिक्रमा करती है सन के रेवोल्यूशन, तो क्या होगा, ऋतु या मौसम, हाँ ऋतु परिवर्तन होगा। ऋतु परिवर्तन होगा तो उस ऋतु परिवर्तन के साथ साथ एयर प्रेशर बेल्ट है, ये सारी की सारी एयर प्रेशर बेल्ट भी यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ठीक, अब देखो 21 मार्च 21 मार्च की जगह कहो 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 ऐसी तिथि हैं पूरे वर्ष में जब पूरे अर्थ सरफेस पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। इसके अलावा कोई ऐसी डेट नहीं है कि जिसमें चेंजेस ना होता हो। क्या करेगा और मकर रेखा, क्लियर। 21 मार्च 21 मार्च को सन इक्वेटर पर पूरी तरह से वर्टिकल होता है, तब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात, नाइट, बोथ इन द बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्ध में होगी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। 21 मार्च के बाद जैसे जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा, नीचे की बेल्ट ऊपर की तरफ, हम बता रहे हैं शिफ्टिंग बेल्ट शिफ्ट होती चली जाती है। जब ये बेल्ट शिफ्ट करेगी 21 जून को ये पूरी तरह से क्या होगा, बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर चुकी होगी। और जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करेगी तो जो यहाँ पर ट्रेड विंड चल रहा है, तो इक्वेटर को पार करके कुछ हिस्सा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो साउथ और ईस्ट था ये साउथ और वेस्ट हो जाएगा। अर्थ हमारी जब रिवोल्यूशन करती है तो एलिप्टिकल फॉर्म में करती है। अगर मान लो सर्कल में करती तो कुछ स्थिति कुछ अलग होती। एलिप्टिकल फॉर्म में करने की वजह से क्या हो रहा है कि 21 मार्च के बाद सन जैसे जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी पड़ने लगेगी, समर सीजन शुरू हो जाएगी और बेल्ट ऊपर की तरफ खिसकती जाएगी। यहाँ पर ये पूरी तरह से वर्टिकल होगा और उस दिन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो इसे बोलेंगे समर सोलिस्टिस, ग्रीस में क्रांति। और जब नीचे की तरफ फिर 21 जून के बाद तब धीरे 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 दिन नीचे की तरफ वापस होना शुरू हो जाएगा। 23 सितंबर को ये फिर इक्वेटर पर पूरी तरह से वर्टिकल होगा। तो इस वजह से पूरे अर्थ सरफेस पे 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात हो। सन धीरे 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 सदर्न हेमिस्फीयर में आना शुरू करेगा। जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा 22 दिसंबर को यहाँ पर पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा। जो हम यहाँ पर टॉपिक है कैप्रिकॉर्न पर, और सबसे बड़ा सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। इसे बोलेंगे विंटर सोलिस्टिस। शिफ्टिंग बेल्ट जो एयर प्रेशर बेल्ट है, सिर्फ पोलर बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी जो बेल्ट हैं, सीजन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये बेल्ट भी शिफ्ट करेंगी, ध्यान रखना। और जब ये बेल्ट शिफ्ट करेंगी तो इनकी जो विंड की डायरेक्शन है सदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन में चेंजेज आ जाता है। ये मेजर फैक्टर है। कहीं कहीं इसका लाभ भी बहुत मिलता है और कहीं कहीं पर इसकी हानि भी होती है। अगर ये शिफ्टिंग बेल्ट पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मेडिटेरियन टाइप जो क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जो टाइप की जलवायु है, वहां पर विंटर सीजन में वर्षा क्यों होती है और समर सीजन में वर्षा क्यों नहीं होती है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला हिस्सा है वो समर सीजन में ट्रेड विंड के प्रभाव में आ जाता है। ट्रेड विंड फिर क्या होती है, कोस्टल एरिया में तो रेनफॉल कराएगी, लेकिन अंदर कॉन्टिनेंट के उसके पास मॉइस्चर होता नहीं, वर्षा नहीं करा पाती है। समर सीजन में इसलिए वर्षा नहीं होती है कि मेडिटेरियन टाइप वाला एरिया है वो प्रभाव में आ जाता है किसके,
ट्रेड विंड के, व्यापारिक कोनों के, तो व्यापारिक कोने कॉन्टिनेंट की तरफ से आने की वजह से उनके पास मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वर्षा नहीं होती। लेकिन जब समर के बाद जब विंटर सीजन आएगा तो उस विंटर सीजन में यह मेडिटेरियन वाला जो क्षेत्र है वो वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में आ जाता है, पछुआ कोनों के प्रभाव में आ जाता है। तो इस कारण से उनके पास ओशन से आती है, मॉइस्चर होता है और वर्षा होती है। तो ये शिफ्टिंग बेल्ट का बहुत बड़ा रोल है। एक बार क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, इसका मेजर कारण क्या है? शिफ्टिंग बेल्ट। दूसरा ट्रेड विंड का प्रभाव, तीसरा वेस्टर्लीज विंड। तीनों आंसर सही है।